वेलकम बैक। वापस आ गए हैं और ये हमने उदाहरण जो है उदाहरण नंबर 13-7 तक अपनी पिछली क्लास में कर दिया है। और चूँकि इससे पहले की चीज़ें हम सारी पढ़ चुके थे तो हमने पिछली क्लास में ये उदाहरण ले लिए थे अपने। ठीक है, अब आगे चलते हैं और 13-5 जो है ये पढ़ेंगे। 13-5 डस्टर जो है आ गया। ठीक, तो ये बात कहाँ से बनेगी? ये है ऊर्जा के समविभाजन का नियम। ठीक है, चलिए अब रख देते हैं। 13-5 में याद रहेगा ऊर्जा के समविभाजन का नियम, है ना। चलिए इस नियम को ले लेते हैं पहले। ऊर्जा के सम विभाजन का नियम। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, यानी लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो बराबर बराबर बंटवारा है, जो विभाजन है, वह किस प्रकार से है। अब यहाँ पर ये कहते हैं काइनेटिक थ्योरी में जो औसत गतिज ऊर्जा है, हम शुरू उसी से करते हैं। काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से गतिज जो अणुगति सिद्धांत है उसके हिसाब से हमने बनाया कि मोलर गतिज ऊर्जा ये हमने बनाई थी के, और ये बनाई थी 3/2 RT। एक मोल की ये गतिज ऊर्जा थी। ठीक, अगर हम इसे एक अणु पे या एक परमाणु पे ले जाएं तो हम यहाँ पर बोल देते थे कि एक अणु या परमाणु के लिए ये हुई थी कि 3/2 KT। ये छोटा जो k है ये था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या था? छोटा k जो है जिसे हम कह रहे हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन नियतांक। ये जो बोल्ट्जमैन नियतांक था इसे हम क्या कह रहे थे? ये हम कह रहे थे R/एवोगैड्रो नंबर, एवोगाद्रो संख्या 6.022 और R की वैल्यू अगर लगते हैं यहाँ पे तो कितनी बन जाएगी? R की वैल्यू कितनी होती है? R होता है 8.314 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन, ये वाला। ओके, तो ये एक अणु के लिए या एक परमाणु के लिए कुछ आणविक अवस्था में होती हैं गैसें, कुछ परमाणविक अवस्था में भी होती हैं, एकल परमाणु वाली भी होती हैं। तो कुल मिला के कहा अब तो एनर्जी जो है ये अगर हम इसे बराबर बराबर बांट दें, ये गतिज ऊर्जा है, तो अणु 3 अक्षों पे चलता है। अगर अणु की संभावित गति देखी जाए तो वह 3 अक्षों पे चलता है। हम इसे बराबर बराबर बांट दें और त्रिविमीय संरचना में, त्रिविमीय संरचना यानी 3 डायमेंशनल स्पेस, एक एक्स अक्ष है, एक वाई अक्ष है और एक जेड अक्ष है। तो कुल मिलाकर अगर हम किसी अणु के लिए 3 गति ले लें, एक किसी गति ले लें एक्स एक्सिस वाली, एक ले लें वाई अक्ष के लिए और एक ले लें जेड अक्ष के लिए मान लीजिए। ठीक, तो 3 ऊर्जाएं हो जाएंगी।
चाहे मोलर में देख लें चाहे किसी अणु के लिए देख लें। अब किसी अणु के लिए देखते हैं, मान लीजिए के एक्स वाली कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी के टी बाई टू, के टी बाई टू, देखो ये हो जाएगी एक्स वाली। दूसरी वाई एक्स वाली कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, बड़ा के लिखते हैं ना, बड़ा के लिख लो, काइनेटिक एनर्जी है ना, हाँ, ये हो जाएगी के टी बाई टू, ये वाई वाली हो गई। और इसी तरीके से के जेड वाली भी हो जाएगी के टी बाई टू। तो देखो ये तीन ऊर्जाएं जो हैं तुम्हें अलग अलग अक्षों पे मिल गई, ठीक। तो कह रहे हैं यही नियम है, यानी एक प्रकार की ऊर्जा किसी भी अणु के पास एक प्रकार की ऊर्जा के टी बाई टू होती है। इसमें वह गतिज ऊर्जा एक्स अक्ष वाली है तो भी इतनी है, वाई अक्ष वाली है तो भी इतनी है, यानी अणु जो है वाई अक्ष पे गति करता है या वाई अक्ष का घटक है, वेग का अवयव है, जो भी बोलते हैं, वेलोसिटी के लिए कंपोनेंट लगा देते हैं। जेड एक्स वाली है तो भी यही है। तो कुल मिला के अगर तीनों अक्षों की कुल ऊर्जा जोड़ दें तो ये बन जाती है 3/2 kT। और अगर इसे मोलर बना दें, एक मोल के लिए बना दें, तो ये बन जाती है 3/2 RT, ठीक। अब ये है नियम, इसे कहते हैं ऊर्जा के सम विभाजन का नियम, यानी किसी भी अणु के पास एक प्रकार की ऊर्जा kT/2 होती है, कोई भी एक प्रकार की ऊर्जा। अब यहाँ इसको जरा समझेंगे कि कितने प्रकार की ऊर्जा हो सकती है, ठीक। अब देखते हैं आगे। चलिए दो बातें रख लेते हैं, एक रख लेते हैं अणु और एक रख लेते हैं परमाणु। यानी अगर कोई गैस परमाणु की अवस्था में है, परमाणुओं में है, यानी जिसे बोलते हैं मोनो एटॉमिक, एक परमाणु गैस, 2 परमाणु वाली है, 3 परमाणु वाली है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले ले लेते हैं एक परमाणु, यहाँ ले लेंगे 2 परमाणु और यहाँ ले लेंगे बहुपरमाणु, 2 से ज़्यादा, ठीक। तो यहाँ लिख दिया एक, इस अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है, यहाँ लिख दिया द्विपरमाणुक और यहाँ लिख दिया बहुपरमाणु। कोई उदाहरण ले लेंगे बहुपरमाणु का, कोई उदाहरण ले लेंगे ऐसे, ठीक। यानी एक परमाणु मोनोएटॉमिक, द्विपरमाणुक डायएटॉमिक और बहुपरमाणुक पॉलीएटॉमिक, यानी 2 से ज़्यादा, ठीक। 2 से ज़्यादा रखेंगे उसमें। बहुपरमाणु का मतलब तो ये भी होता है, 2 भी आ जाते हैं इसमें पर चलो नाम अलग कर दिया कि भाई 2 से ज़्यादा ले लेंगे इसमें, ठीक। अब इसके बाद एक परमाणु में एक उदाहरण ले लेते हैं हीलियम का। हीलियम का एक परमाणु है, हीलियम गैस का एक परमाणु है। द्विपरमाणु में उदाहरण ले लेते हैं हाइड्रोजन का, इसका एक अणु है। द्विपरमाणु गैस है तो अणु हो जाएगा, आणविक स्थिति हो जाएगी। और यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं 2 तरह के, एक है वो जिसकी संरचना सरल रेखा में है, एक वो जिसकी संरचना तीनों दिशाओं में है। तो 2 भागों में बांट दिया मैंने इसे। तो एक सरल रेखा में जिसकी संरचना है, आप देखेंगे तो उसे ले लेता हूँ मैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ये जो है एक सरल रेखा में इसकी संरचना होती है, ठीक। और इसमें ले लेता हूँ मैं अमोनिया को,
NH3। इसमें तीनों दिशाओं में संरचनाएं होती है। हाइड्रोजन आपको पता है नाइट्रोजन पे इधर उधर तीनों दिशाओं में लगे होते हैं, इससे ज़्यादा कोई संरचना होती नहीं है, ये 4 चीज़ें होती हैं बस। मान लीजिए मैं एक बात करूं कि इसके पास कुल कितनी ऊर्जाएं हो सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अणु या परमाणु का अपना आकार 0 है, अणु या परमाणु का अपना आकार 0 है, तो इसमें क्या हो सकता है, केवल ये चल सकता है, एक्स वाई एक्स ये चल सकता है, यानी ये एक्स एक्स पे भी चल सकता है, ये वाई एक्स पे भी चल सकता है और ये जेड एक्स पे भी चल सकता है। ठीक, तो इसके पास 3 गतिज ऊर्जाएं होंगी, एक्स वाली, वाई वाली, जेड वाली। तो तीनों गतिज ऊर्जाएं होंगी, तो इसके पास कुल यांत्रिक ऊर्जा केवल एक गतिज ऊर्जा की फॉर्म में होगी और ये 3 होंगी। तो कुल कितनी गतिज ऊर्जा है, अब गतिज ऊर्जा को लिख देते हैं के ई, काइनेटिक एनर्जी कुल कितनी होंगी। अब देखो के टी बाई 2 प्लस के टी बाई 2 प्लस के टी बाई 2, ये हो गई, यानी ये हो गई 3 के टी बाई 2, जहाँ के क्या है वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी क्या है, ये तापमान है, टेम्परेचर है जो केल्विन में तुम लगाते हो। ठीक, वही PV/RT वाला, ये तुम्हारा तापमान है। ठीक, अब इसके पास क्या हो सकता है, ठीक कह रहा जी, ये अपने चारों तरफ जो है घूम सकता है इसमें, क्योंकि 2 परमाणु है। अगर इसके 2 परमाणु को बना कर देखें तो कैसे बना देते हैं इसके 2 परमाणु को, देखो, यानी इसमें घूमने के कारण भी ऊर्जा हो सकती है। ठीक, एग्जैक्टली वो कितनी होती है, क्या होती है, ये थोड़ा बाद का मामला है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। अभी हम देखना भाई संभावना क्या है, कितनी हो सकती है। ठीक, अब हम बनाते हैं 3 अक्ष, पहले 3 अक्ष बना लेते हैं। देखो ये मैंने 3 अक्ष बना दिए, ये बना दिया मैंने एक्स अक्ष, ये बना दिया मैंने वाई अक्ष और ये बना दिया मैंने जेड अक्ष। बात कर रहे हैं 2 परमाणु के। अब 2 परमाणु मान लीजिए मैं यहाँ इस लाइन पे रख देता हूँ इस तरीके से। ठीक, 2 परमाणु में रख रहा हूँ। ठीक, देखो एक परमाणु यहाँ रखा मैंने और एक परमाणु मैंने यहाँ रख दिया, ये मैंने परमाणु रख दिए दोनों, ये हाइड्रोजन के दोनों परमाणु हैं। ओके, अब ये हाइड्रोजन के दोनों परमाणु की अपनी त्रिज्या कुछ नहीं है, यानी अपनी त्रिज्या कुछ नहीं है। तो मान लीजिए ये जेड अक्ष के परितः घूमते हैं, तो आई जेड जो है वो 0 है। आई जेड से मतलब जड़त्वागुण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है। अब जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है तो घूर्णन गतिज ऊर्जा जेड अक्ष के परितः नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत छोटे आकार के हैं, इनके आकार नहीं है। लेकिन अगर हम इसे एक्स अक्ष के परितः घुमाएं, यहाँ घुमाएं ऐसे, यूँ दोनों को, एक डंबल टाइप जो होता है ना, वजन उठाने वाला, वर्दिश मारने वाला डंबल, वैसे देखें सेंटर पे यूँ घुमाएं उसको, तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान भी है और त्रिज्या भी है, क्योंकि अब क्या बनेगी दोनों की, अब दोनों के बीच की इस केंद्र के परितः घुमाते हैं तो त्रिज्या भी बन जाएगी। तो यानी आई एक्स 0 नहीं है, आई एक्स 0 नहीं है, यानी इसमें घूर्णन गतिज ऊर्जा होगी। ऐसे ही अगर हम इस व्यवस्था को वाई एक्स के परितः घुमाएं तो यहाँ पर भी आई वाई 0 नहीं है, यानी इसमें भी घूर्णन गतिज ऊर्जा होगी। इसके बाद अगर ये अणु चलता है किसी भी दिशा में, तो कितनी दिशाओं में ये अणु चल सकता है। ये अणु एक्स एक्स पे जा सकता है,
ये वाई एक्स पे भी जा सकता है, जेड पे भी जा सकता है। तो कुल मिला के इसके पास कुल गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो के ई 1/2 के टी, एक्स अक्ष पे चलने वाली, यहाँ पे लिख देते हैं ये एक्स अक्ष पे चलने वाली है 1/2 के टी, ये वाई अक्ष पे चलने वाली है 1/2 के टी, ये जेड अक्ष पे चलने वाली है। तो ये तीनों चलने वाली हो गई, ये तो होती है, यहाँ पे भी है भाई। तो गतिज ऊर्जा वो है जिसे चलता है, घूमने वाली अभी नहीं आई है। 3 तरह की तो होती है चलने वाली। अब हमने कहा कि 2 घूमने वाली भी हैं, एक्स अक्ष के परितः घूम सकता है या वाई अक्ष के परितः घूम सकता है। कुल मिला के 2 अक्षों के परितः घूम सकता है, क्योंकि एक अक्ष पे वो खुद रखा है और जिस अक्ष पे वो खुद रखा है वहाँ उसकी त्रिज्या नहीं है अणु की, तो वहाँ जड़त्व आघूर्ण शून्य है। क्योंकि हम जान रहे हैं कि जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला क्या था, मोटा मोटा पकड़ लेते हैं, ये देखो मोटे मोटी बुद्धि लगाते हैं, ये होता है। ज़्यादा दिमाग इसमें लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो ये आर नहीं है तो जड़त्व आघूर्ण नहीं है। चलिए, अब 2 घूर्णन गति ऊर्जा हो सकती हैं। फिर हमने कहा एक प्रकार की जो ऊर्जा है वह KT/2 है, यानी 2 घूर्णन गति ऊर्जा हो सकती हैं 1/2 KT। ये कोई एक लगा दें, ये लगा दें आई वाई वाली, तो वाई अक्ष के परितः घूर्णन हो सकता है, और एक और 1/2 KT, ये मान लीजिए एक्स अक्ष के परितः घूर्णन हो सकता है। यानी ये जो 2 ऊर्जाएं हैं ये किसकी हैं? ये घूर्णन गतिज ऊर्जा है, 2 अक्षों के परितः हो सकता है। और बाकी 3, 1 2 3, ये वो गतिज ऊर्जा हैं जो चलाती हैं, चलाने वाली गतिज ऊर्जा है। ठीक, घुमाने वाली गतिज ऊर्जा, चलाने वाली गतिज ऊर्जा। तो कुल गतिज ऊर्जा हो गई रोटेशनल मोशन घूर्णन गतिज ऊर्जा, और ट्रांसलेशनल मोशन यानी जो चलाने वाली है। ठीक, तो कुल मिला के कुल कितनी ऊर्जाएं इसमें बन गई? अगर देखा जाए तो इसमें कुल कितनी ऊर्जाएं बन गई? 1 2 3, 3 तो होती हैं चलाने वाली और 2 घुमाने वाली। तो कुल मैं लिख रहा हूं यहाँ पे जितनी बनी वो मैं बना के लिख देता हूं। कुल बन गई 5/2 के टी, ये बन गई देखो 5/2 के टी एक अणु के लिए। अगर 1 मोल के लिए बनाओगे, 1 मोल के लिए, तो क्या कर दोगे? के की जगह पे क्या रख दोगे? के की जगह पे रख दोगे गैस नियतांक R। यानी के क्या होता है? 1 अणु के लिए या 1 परमाणु के लिए होता है, और 1 मोल के लिए ये R होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, कहीं ऐसा नहीं कि मोल की बात पूछ ली उसमें के का मान लगा लिया। तो पहले सवाल ये देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल की बात करी है, एक अणु की बात करी है, या एक मोल की बात करी है, या फिर कुछ कितने मोल की बात करी है, ये भी हो सकता है। मान लीजिए 5 अणुओं की बताओ, तो ये तो 1 अणु की है, 5 अणुओं की 5 से गुणा कर देंगे। अब कह रहे 2 मोल की बताओ, 2 मोल के लिए बताओ, तो इसे पहले मोल पे बना लेंगे, उसके बाद से 2 से गुणा कर देंगे, 2 मोल की हो जाएगी। तो पहले अणु पे जाएं, फिर अणुओं की संख्या पे जाएं, पहले मोल पे जाएं, फिर मोलों की संख्या पे जाएं। ठीक, अब इसकी बात करते हैं थोड़ा सा। तो ये भी देखिए बिल्कुल ऐसा ही मामला है। ठीक, अब मान लीजिए ये घूमता है, सपोज करिए हम इसे घुमा लेते हैं, अब इसे घुमा लेते हैं, मान लीजिए ये हो गया C और ये हो गया O और ये भी हो गया O। ठीक, अब ये इस तरीके से हमने बना लिया सपोज। ठीक, डबल बॉन्ड है, मैंने ऐसे दिखा दिया, डबल बॉन्ड को कोई दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि घुमाना देख रहे हैं। तो देखिए इस अक्ष के परितः ऐसे घूमेगा, तो ये I जो है x मान लूँ, ये 0 हो गया, ये हो गया x एक्सिस, और x अक्ष के परितः घूमेगा पूरा अणु, क्योंकि भाई मतलब कि C जो है वो केंद्र पे आ गया, तो ऑक्सीजन तो घूम रहे हैं चारों तरफ, तो इसका मतलब I नॉट 0, यानी ये घूर्णन गतिज ऊर्जा है, दूसरी नहीं है। x वाली एक 0 रहेगी, जिस अक्ष पे रखा रहेगा उसकी 0 रहेगी। अब z वाली भी है, I नॉट 0, क्योंकि z अक्ष के परितः भी घूम सकता। तो कुल मिला के फिर यही चीज हो गई, इसमें 2 घूमने वाली थी, 3 चलने वाली थी, तो बिल्कुल ऐसा ही मामला हो गया के ई 5/2 के
टी, ये आ गया। समझ रहे हैं कैसे जोड़ने हैं ऊर्जाओं को। और यहाँ पे आ जाते हैं, अमोनिया पे आ जाते हैं। तो अमोनिया में क्या होगा, तीनों ही अलग अलग तरीकों से एक त्रिविमीय ज्यामिति में लगे हैं। अब इसकी बना के देखते हैं थोड़ा सा, ये कैसे होगा। चलिए अमोनिया को थोड़ा बना के देख लेते हैं एक बार। ओके, मान लो अमोनिया ऐसे बना देते हैं, ठीक है, यूँ, और इसमें N पे 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं कहीं भी ऐसे, क्योंकि हम पता है कि भाई ये हाइड्रोजन जो इस तरीके से होते हैं, यूँ होते हैं। देखो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और ये ज्यामितीय शेप इस तरीके से होती है। यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे, उन्हें भी यूँ दिखा भी देते हैं ऐसे, ठीक। अब इसमें तो कहीं कोई भी है ही नहीं, एक लाइन पे तो कुछ भी नहीं है, तो इसमें एक IX0 नहीं होगा। तीनों अक्षों के परितः इसका जड़त्वागुण होगा। हम कहीं भी 3 अक्ष मान लें, इसका जड़त्वागुण तीनों अक्षों के परितः होगा, और 3 ऊर्जाएं इस पर चलने वाली भी होंगी। तो कुल मिला के इस पर कुल KE कितनी हो जाएगी, 6 KT/2, क्योंकि 6 ऊर्जाएं होंगी इस पर, 3 घूमने वाली, 3 चलने वाली, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ दूसरी हमें मॉडिफाइड करनी है, जो कि हम जनरली उस चीज़ को छोड़ देते हैं। ये तो सब घूमने चलने वाली आ गई, ठीक। अब कह रहा है अगर 1 से ज़्यादा है, अगर 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 10 हैं, ठीक, तो कंपन की ऊर्जाएं हो सकती हैं, कंपन में भी ऊर्जाएं हो सकती हैं। तो कंपन की ऊर्जा अधिक तापमान पर होती है। आपस में अणु जो है, अणु के अंदर परमाणु कंपन करते हैं, तो कंपन की ऊर्जाएं अधिक तापमान पर होती हैं। तो कंपन में कितनी ऊर्जाएं होती है, कह रहा जी ये हम गिन नहीं सकते, हमें नहीं पता कंपन में कितनी दिशाओं में कंपन होता है, हमें पता नहीं चलता, हम नहीं कह सकते, लेकिन कंपन की ऊर्जाएं होती हैं। तो अगर हम कुल ऊर्जा की बात करें तो कुल कितने टाइप की, कितने प्रकार की कंपन की ऊर्जा है, ठीक, वो भी इसमें जोड़ी जाती है। सामान्यतः ये कहते हैं कि भाई 2 ऊर्जाएं कंपन की जोड़ते हैं, एक गतिज ऊर्जा, एक स्थिति ऊर्जा, 2 ऊर्जाएं कंपन की जोड़ी जाती हैं। पर ये बात कहीं भी, बहुत कहते हैं लोग, पर ये बात कहीं भी प्रूव नहीं हो पाई है अब तक, ना ही किसी किताब में सही तरीके से ये लिखा है, ना ही इसको अप्रूव किया गया है। प्राइवेट किताबों में ये चीज़ें हो सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली कंपन की ऊर्जा कितनी है ये नहीं बता सकते। लेकिन अधिक तापमान पर कंपन की ऊर्जाएं होती हैं, वो इसमें जोड़ी जाती हैं। अब मान लीजिए 2 प्रकार के कंपन की ऊर्जा है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 के बजाय कितना हो जाएगा, ये एक हम जोड़ दें कंपन की गतिज ऊर्जा एक, और एक जोड़ दें कंपन की स्थितिज ऊर्जा, ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 KT। मोटा मोटा सोच रहे हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे, क्योंकि कंपन पे अभी हम जाएंगे, बात करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऐसे ही ये 7 हो जाएगा, ऐसे ही ये 8 हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने सिर्फ 2 ऊर्जा जोड़ी हैं कंपन की, एक कंपन की गतिज ऊर्जा, एक कंपन की स्थिर ऊर्जा। कुल ऊर्जाओं को कितने टाइप की ऊर्जा हैं, यहाँ पर हमने एक टाइप की ऊर्जा को क्या माना है, KT/2 माना है। अब मान लो किसी में 4 कंपन है, सपोज करिए कंपन की ऊर्जाएं 4 हैं, तो 4 4 4 जोड़ें सब में, ये पूरी तरह सही नहीं हो पाता। कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि कंपन की ऊर्जा लगी हुई है फॉर्मूले में 1.5, 1.5, तो बड़ी 1.5 कैसे हो सकता है भाई एक प्रकार की ऊर्जा जब ये है तो कंपन की ऊर्जा 1.5 कैसे हो सकती है, 1.5 कहाँ से लगेगी। तो कंपन की ऊर्जा एग्जैक्टली कितनी है,
इसका पता हमें नहीं चलता। अगर कहीं कहा जाता है एग्जैक्टली कि 2 प्रकार के कंपन की ऊर्जाएं होती हैं, तो इसका मतलब है कि यह मामला लगभग है। और चूंकि ये लगभग है तो मैं इसे यहां लिखूंगा नहीं, क्योंकि ये बात प्रमाणित नहीं है। ठीक, चलिए, तो कुल मिला के गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में रहती है। ठीक, और ये इस तरीके से किस अणु के पास कितनी कितनी है ये आपको पता चल जाता है। ठीक, दूसरी चीज हम इसी के आगे जोड़ देंगे, इसी में अगला पॉइंट है हमारा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम उसे जोड़ेंगे। पहले इस पे मैं आपको छोटे छोटे 1-2 सवाल निकलवाऊंगा और मैं ये पहचान करवाऊंगा कि ऊर्जा आप जो है आप गिनते कैसे हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल का अभ्यास करा देते हैं। ऊर्जाओं को गिनना ज़रूरी है। मान लीजिए कोई सवाल पूछा जाता है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे ये हम थोड़ा सा कर लेते हैं। तो सभी प्रकार की ऊर्जाएं आपने देख ली और आपने पता लगा लिया और आपने लॉजिक भी डेवलप कर लिया कि भाई कितनी कितनी ऊर्जाएं होती हैं। चलिए मैं इस पर सवाल पूछता हूँ, शुरू करता हूँ मैं। ठीक है, चलिए मैं पहला सवाल लिख देता हूँ। ठीक, चलिए देखिए, ऑक्सीजन की, ठीक, ऑक्सीजन की, ठीक, यानी एक अणु की, ऑक्सीजन के एक अणु की, ऑक्सीजन के एक अणु की 27 डिग्री सेल्सियस पर घूर्णन गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये पहला सवाल है आपका। अब जरा बताइए मुझे कि मैं क्या करूं, बताओ। अब मैं क्या करूं बताओ। घूर्णन गतिज ऊर्जा ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कैसा है? ऑक्सीजन द्विपरमाणुक है। द्विपरमाणुक में घूर्णन गतिज ऊर्जाएं 2 होती हैं बस, क्योंकि एक रेखा में स्वयं रखे होते हैं वो। 3 होती है चलने वाली, 2 होती है घूमने वाली। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा हो गई kT/2 प्लस kT/2 बस। क्योंकि एक प्रकार की ऊर्जा एक अणु के पास कितनी होती है? kT/2। तो उत्तर हो गया टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गई kT/2 प्लस kT/2। तो कितनी हो गई? ये हो गया kT। k का मान 8.314 और अपॉन में क्या? एवोगाड्रो संख्या 6.022 10⁻23। तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। 27 डिग्री सेल्सियस से कितना तापमान बनेगा? तो क्या करते हैं, केल्विन का लगता है तापमान। तो क्या करें, 27 में 273 जोड़ लें तो ये हो गया लगभग 300। 300.15 आएगा, तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे, इतना तो कुछ नहीं करना।
क्योंकि हम जानते हैं कि ये 273.15 होता है, तो छोड़ो उसको, 0.15 का कुछ नहीं, तो ये हो गया 300। ये आंसर किस में आ गया? जूल में। समझ में आ गई बात? डन हो गया। चलिए दूसरा सवाल। थोड़ा सा बोर्ड आपका काला कर दूं, है तुम लोग भी, सफ़ेद सफ़ेद बोर्ड दिखने लगता है ना ये, थोड़ा सा इसमें जो है ब्लैक बोर्ड, दैट इज़ की विजिबिलिटी अच्छी, विजिबिलिटी मतलब दिखे अच्छा, ये कोशिश होती है। और वाइट बोर्ड पे भी हम लोग बनाते हैं वीडियो, वाइट बोर्ड का भी, कोई सी बात नहीं है, कई सारे मिल जाएंगे आपको, पर दैट इज़ की ट्रेडिशनल है, परंपरागत है। काला बोर्ड जो है, ब्लैक चाक बोर्ड परंपरागत है। थोड़ी धूल वूल तो होती है इसमें, हल्की फुल्की डस्ट रहती है, लेकिन क्या है कि तुम लोगों के कोर्स एक बार बन जाएं बढ़िया से, बस फिर चलते रहेंगे, क्या चिंता है। चलिए दूसरा उदाहरण लिख देता हूं। किसी ताप पर ऑक्सीजन की वर्ग माध्य मूल चाल V0 है। इस ताप पर है ना, ऑक्सीजन के अणु की कुल गतिज ऊर्जा क्या है? इसी ताप पर, जिस ताप पर ये चाल मैंने तुम्हें बताई है, उसी ताप पर, ठीक, कुल गतिज ऊर्जा क्या है? अब अगर एक अणु की गतिज ऊर्जा की बात करें, ऑक्सीजन के अणु की गतिज ऊर्जा की बात करें, तो कितनी होती है? देखो ये होती है KE, ये होती है 5 kT/2। 5 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं ऑक्सीजन में, अभी आपने देखा, 3 चलने वाली, 2 घूमने वाली, ठीक। ये उत्तर है तुम्हारा। तुम्हें क्या लगाना है? T लगाना है यहाँ पे, ठीक। अब चलिए, अगर वर्ग माध्य मूल चाल की बात करूं तो कितनी है? इसका फॉर्मूला क्या है? 3RT/m। m किसका? O2 का। ये है O2 का m कितना है? ये होता है 32 ग्राम में, और 32 को अगर 1000 से भाग कर दूं तो किलोग्राम में, ठीक। चलिए इसको थोड़ा आगे कर लेता हूँ। ये आ गया 3RT/32 10⁻³ हो गए किलोग्राम। ग्राम के किलोग्राम बन गए। यहाँ से मुझे कुछ मिलेगा, यहाँ से मुझे T का मान मिलेगा, जो कि मैं यहाँ रखूँगा। अब मैं T का मान निकाल लेता हूँ। V0², दोनों पक्षों का वर्ग कर देता हूँ, और 32 × 10⁻³ और 3R, ये हो गया T का मान। ये लो, अब ये T का मान यहाँ आ जाएगा। उत्तर तो वही है, एक अणु के लिए उत्तर तो वही है। अच्छा चलिए आगे, अब इसी उत्तर को ठीक कर देते हैं, यानी KE
5/2 kT/2। ये फाइनल हो गया। ये लो, लगा दो टी का मान, हो गया काम। चलिए, तो 5/2 के क्या है? आइडियल गैस कांस्टेंट R बटे एवोगैड्रो नंबर। तो यानी R बटे 6.022 10⁻23। ये हो गया, देखो लग गया R के का मान। ओके, 2 लग गया नीचे, 5 लग गया टी। अब टी का मान लगा देते, यहाँ टी का मान लगा देते। देखो कितना है टी का मान? V0 स्क्वायर 32 10⁻3/3R। V0 स्क्वायर 32 गुना 10⁻³ ऐसे, ठीक है। तो ये जो है हम ऊपर चीज लिखी हुई है हटा देते हैं, लो यही बन गई तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी। कुल गतिज ऊर्जा कितनी है ऑक्सीजन के अणु के पास, जिसकी कोई वर्ग माध्य मूल चाल तुमने दे रखी थी और जिसका परमाणु भार तुम जानते थे या अणु भार तुम जानते थे, ठीक है। चलिए, अब यहां देखो, ये R यहां से घटेगा, ठीक, और इसे तुम सॉल्व कर लोगे और ये 2 भी से कट जाएगा, ये देखो 16 आ जाएगा, ठीक। यानी V0 के पदों में तुम्हें गतिज ऊर्जा मिल गई अणु की। अब अगर तुम्हें मैं ये V0 बता दूं, मैं कह दूं कि साहब ये V0 जो है वो है 1000 मीटर पर सेकेंड, मान लीजिए मैं इसका मान दे दूं तुम्हें अब, तो तुम क्या करोगे? तुम तो यहाँ लगा दोगे इसको V0 में, उत्तर तुम्हारे हाथ में आएगा, ठीक। चलिए, बात समझ में आ गई? दैट इज की कोई ऐसा गंभीर मामला नहीं है, बस फॉर्मूलों को उल्टा पल्टी करने वाली बात है। तो ऊर्जाओं के बंटवारे के बाद, ठीक, हम लोग जो है यहाँ पर एक थोड़ा सा एक समीकरण भी लिखा हुआ है, उसमें इन्होंने बता रखा है कंपन में कोई ऊर्जा मान लीजिए एक प्रकार की दी गई है, तो वो भी बता रखा है, दैट इज़ कि उससे तो ½ mv² ½ kY² वो लिख रखा है, दैट इज वो हमने बता दिया कि कितनी ऊर्जा होती है, उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। विशिष्ट ऊष्माधारिता एक परमाणु के लिए, बहुपरमाणु के लिए, ये पहले से पढ़ रखा है हमने, कोई इसमें कुछ नहीं है। तो हीट कैपेसिटी तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से, अब हम निकाल देंगे उसको जो है। इसके बाद हमें देखना है स्वतंत्रता की कोटि, है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें बता देना है, और इसके बाद हमें इसको चैप्टर को अगली क्लास में अपनी, ये हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा काम और बचा है, ठीक है, अगली क्लास में इसे ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग, क्योंकि ये हमारा टाइम हो रहा है लगभग 40 मिनट की क्लास हम लोग रखते हैं, अगली क्लास में इसे ख़त्म कर देते हैं और इसके सवाल कर देते हैं फिर NCERT वाले अपने, ठीक है।